क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। साइंस में केमिस्ट्री का जो है क्लास 10 का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख सकें। बोर्ड पर्पस वाले क्वेश्चन रिलेटेड हम जो जा रहे हैं करने, तो ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है कि क्यों एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है, तो वो हवा में जो है क्लीन करने से पहले ही वो क्या होता है कि जल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जब स्टोर्ड करके रखते हैं, नहीं तो ये जो है रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और उस पर एक लेयर बना हुआ रहता है मैग्नीशियम का। रिएक्ट करने के बाद जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है, ठीक, उसके सरफेस पर जो रहता है। तो इस लेयर मतलब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है ये क्वाइट स्टेबल होता है, और ये जो है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, मतलब कि जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है तो ये बचाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है क्लीन किया जाता है सैंड पेपर के द्वारा। सैंड पेपर होता है कि साफ़ करने वाला जो रुखरा टाइप का होता है, उसी से वो क्लीन किया जाता है उसके ऑक्साइड को हटाने के लिए। और वो लेयर को हटा दिया जाता है तो एयर में है फिर जो है एक्सपोज कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि इसमें केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है उसका इक्वेशन करना है। मतलब ये जो दिया हुआ है रिएक्शन, उसको इक्वेशन में करना है, वो भी बैलेंस करके करना है। तो पहला जो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक। बैरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ करवाते हैं रिएक्शन, तो ये रिएक्ट करके जो है बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड देता है। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव राइज बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर कह रहा है थर्ड में कि सोडियम प्लस मतलब सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। तो पहला में जो है हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया। तो इसको जो हम बैलेंस करके लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे H, क्लोरीन के लिए Cl। अब हाइड्रोजन में कितना होता है, 2 होता है, तो इसको 2 लिखेंगे, और क्लोरीन में भी 2 होता है। तो दोनों में बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा दिए, होता नहीं है सॉरी, 2 लगाए हैं बैलेंस करने के लिए। तो देखिए H2 प्लस Cl2, तो दोनों में 2 है ना, तो इसलिए 2 को कॉमन ले लिए हैं, और इसीलिए हम 2 को पहले लगा देंगे और फिर HCl जोड़ देंगे, तो बन जाएगा 2HCl। और ये दोनों जो है हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो ये गैस ही दिया, ठीक। अब देखिए बैरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिसको फार्मूला में हम लिखते हैं BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। 3BaCl2 लेंगे और प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस लेंगे। दोनों जो है सॉलिड हैं, दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 3BaSO4, क्योंकि देखिए 3 है ना Ba, और फिर क्या है 3 इसमें भी लगा हुआ है SO4 में होल थ्राइस, और लेकिन ये SO कितना है, 4 है, तो इसीलिए 3 हो गया Ba और SO4 हो गया, और उसका होल थ्राइस भी हो गया। अब प्लस में Al2 और Cl2, तो इसका 2 कॉमन लिया है यहाँ पर, AlCl लिख दिया है, और उसका
होल उसका थ्राइस लिख दिया, 3 लिख दिया, Cl3। तो ये जो है बैलेंस करने के लिए लिखा है। क्योंकि देखिए इसमें जो है क्लोरीन 3 आइए 2, तो कितना हो गया 6 क्लोरीन, 3 है बैरियम के पास और Cl2 है, तो Cl2 है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 होगा ना। तो मेरा क्लोरीन भी है बैलेंस करने पर 6 ही आना चाहिए, इसीलिए 2Al लिखा, मतलब कि Al तो 2 है ही, तो 2Al हो गया। और 2Cl3 का मतलब क्या हो गया कि Cl जो है 6 है, क्योंकि 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। और 3Ba लिखा है इसलिए क्योंकि Ba क्या है मेरा 3 है और SO4 क्या है मेरा 4 है। SO4 में से O जो है मेरा 4 है और सल्फेट मेरा 3 है, और मतलब उसका होल थ्राइस में कितना 3, इसलिए ये लगाया है। फिर जाकर यहाँ पर दिया है कि सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम और वाटर का जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया, तो इसको Na+H2O लिख देंगे। तो इसमें H2O तो 2 है लेकिन इसमें 2Na है, तब ये रिएक्ट करेगा तो Na के साथ OH जाएगा, ठीक। तो OH तो 2 है, H कितना है मेरा, H मेरा 4 हो गया, H मेरा 4 हो गया और O कितना है 2 है। तो इसमें जो है 2Na भी हो जाएगा यहाँ 2 लगाने पर, कॉमन लगाने पर, और O भी मेरा 2 हो जाएगा और H भी मेरा इधर 2 हो जाएगा। अब फिर H2 जो है बाहर निकल गया तो H4 हो गया। तो इस तरह से आप दिमाग लगा कर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिम्बल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको बैलेंस करना है, ये जो केमिकल रिएक्शन दिया है तो उसी तरह से करना है जैसे पहले हम बताए हैं। जैसे सॉल्यूशन है बैरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, और यह पानी के साथ रिएक्ट किया, और ये जो पानी के साथ रिएक्ट किया लेकिन ये जो है इनसोल्यूबल है बैरियम सल्फेट, और इनसोल्यूबल है बैरियम सल्फेट, और कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए BaCl लिख देंगे और Na2SO4 लिखेंगे। NaSO4 होगा लेकिन Na2SO4 होगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ये जो है बैलेंस किया और Na पर देखिए 2 लगा है और SO के पास 4 लगा है और Cl2 लगा है, तो Ba हो गया मेरा और SO4 था तो SO4 हो गया। अब मेरा Na कितना था 2 था, तो और Cl कितना मेरा 2 है, इसलिए 2NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। NaCl जो है 2NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन है और BaSO4 जो है सॉलिड है, और BaSO4 जो है सॉलिड है और BaCl2 जो है एक्वस सॉल्यूशन और Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। और फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखिए यहाँ पर H और ये सब क्यों लगा, देखिए सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, तो बेरियम क्लोराइड का क्या होगा BaCl होता है, ठीक है, उसके साथ 2 लगेगा। और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के क्या होता है Na होता है और सल्फेट के SO4 होता है, ठीक, इसीलिए Na2SO4 और 2 लग गया है इसके कारण। अब रिएक्ट किसके साथ किया, वाटर के साथ किया, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्ट किया है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन हो गया है। फिर 2 में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है पानी में जो है करने पर रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन देता है पानी में, और इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है और पानी भी। तो देखिए सब तो लिखा है, खाली एक फार्मूला में आपको लिख देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, ठीक, और तो Na मेरा हो गया सोडियम, OH हो गया हाइड्रोक्साइड, और फिर किसके साथ रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के साथ क्या बना है, तो HCl एसिड बनाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिसको HCl बोलते हैं, ठीक। तो Na हो जाएगा और Cl हो जाएगा, Na दोनों साथ हो जाएगा, और यहाँ पर H2 बार है तो H2 हो जाएगा और O एक बार है तो O हो जाएगा। ये H2O लिक्विड होता है आपको पता ही है, और NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा में आइए,
दूसरा वाला क्वेश्चन जो उसके 1 में कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विथ वाटर। अब देखिए इसमें जो सब्सटेंस जो है एक्स दिया हुआ है वो जो है सॉल्यूशन उसका जो है उसका हम किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग के लिए, मतलब कि वाइट कलर का जो वॉश करने के लिए रहता है ना वही चीज़ करने के लिए। तो कह रहा है कि पहला जो है सब्सटेंस कौन सा है एक्स, उसका नाम बताना है और उसका फार्मूला लिखना है। और फिर कह रहा है कि रिएक्शन मतलब सब्सटेंस एक्स के साथ जो रिएक्शन भी लिखना है और उसका नाम देना है। और कह रहा है कि अबव विथ वाटर, वाटर के साथ भी। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि सब्सटेंस एक्स जो है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड से ही वाइट वॉशिंग होता है, ठीक। और इसका फार्मूला होता है CaO, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ये वाइगोरसली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि वाटर के साथ में पूरा एकदम बहुत ज़्यादा हीट इस सब निकाल के करता है, वाटर के साथ होता है तो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। आप देखिए क्या होता है स्लैक्ड लाइम, क्या होता है क्विक लाइम, हम बताएंगे, ठीक। इधर पहले ध्यान दीजिए। CaO नॉर्मल जो चूना होता है ना उसी को बोला जाता है CaO, ठीक। जो चूना होता है ना जिस वाइट कलर का वही CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर ये सूखा रहता है तो इसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक। और जब वह उसी को पानी के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो वो तो गीला हो गया। अब देखिए चूना को जब पानी में डालिएगा ना तो उसमें से हीट निकलता है, ठीक है। और ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। चूना डाल के उसमें हाथ डालिएगा पानी के साथ में रहेगा तो हाथ जल जाएगा, ठीक। तो ये CaOH हो जाएगा और 2 लग जाएगा क्योंकि H2 है ना तो H2 हो गया। और ये इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। कह रहा है कि क्या अमाउंट होता है गैस जो कलेक्ट किया रहता है एक टेस्ट ट्यूब में, जब एक्टिविटी 1.7 में देखा जाता है तो उसमें डबल अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है दूसरे में, और उसका गैस का नाम क्या है। तो आंसर सुनिए हम बता रहे हैं। तो आंसर यही है कि वाटर H2O है, वो जो है 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑक्सीजन। अब देखिए 2 पार्ट है हाइड्रोजन का और 1 पार्ट होता है ऑक्सीजन का H2O में, ठीक। तो इसलिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप देखिए इसलिए जो है जो हाइड्रोजन का अमाउंट और ऑक्सीजन का जो होता है और वो जो है इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है पानी के साथ में, तो वो जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो वो जो है 2.1 के रेशियो में रहता है जब हाइड्रोलाइज्ड का होता है वाटर में। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को करने के बाद जो है हाइड्रोजन जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में चला जाता है और ऑक्सीजन जो है दूसरे वाले में। तो उसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ गैस जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि गैस जो है कलेक्ट हो जाएंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और वो जो होता है देखते हैं तो डबल अमाउंट में कलेक्टेड हो जाता है दूसरा वाला में, ठीक। तो यही था और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये इसको देखते हैं। कह रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन इट। अब कह रहे हैं कि क्यों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्यों चेंज कर जाता है जब उसमें आयरन नेल डाल देते हैं। एक लोहा का नेल होता है ना, पिन ऊन डाल देते हैं ना, तो क्यों मतलब कि उसका कलर चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का। तो देखिए जब मतलब कि व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। देखिए जब आयरन नेल को हम वहाँ मतलब करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में जाता है, तो आयरन जो है क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से हटाने लगता है। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हटाने लगता है और वो जो है आयरन सल्फेट में बनने लगता है। ठीक इसीलिए वो जो होता है ग्रीन कलर का हमको दिखता है। अब जैसे Fe हो गया आयरन और CuSO4 हो गया कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। एक बात को ध्यान में डालिएगा, कौन सा ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है। तो जब FeCuSO4 जब रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बनाएगा। Fe जो है SO4 को लेगा और Cu को बाहर निकालेगा। तो देखिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर दिया। तो ये ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट जो होता है, और कॉपर सल्फेट किस तरह का होता है, ब्लू कलर का। इसलिए यही कारण है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए हमको जो है वो कॉपर सल्फेट में जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का, वो फेड्स मतलब जो रहता है वो ग्रीन कलर में दिखने लगता है। पूरी तरह से ग्रीन नहीं दिखता है लेकिन फेड्स वही। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और वो जो है कोई एक्टिविटी से मतलब जैसे 1.10 के एक्टिविटी से लेकर। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में हो जाता है। ठीक, मतलब कि जब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे ना कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो क्या देगा हमको, जो है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट देगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है और Na2CO3 होगा। ठीक, कार्बोनेट बोला इसीलिए CO3 होगा। और जब हम लोग के क्या करें कि साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी, तो CaCl2 को बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, पहले भी पढ़ते हैं हम। तो इसको रिएक्शन करवा दिया तो देखिए यहाँ पर CaCO3 हो गया। Ca जो है CO3 को अपने पास खींचेगा और इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3 को। और क्या देगा, और फिर क्या देगा कि तो NaCl देगा, तो2NaCl देगा, मतलब Na2 भी रहेगा Cl भी 2 रहेगा, तो दोनों है इसीलिए 2 को कॉमन में लिया तो 2NaCl हो गया। तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है अपने आयंस को चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, आप आयंस को चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि दो नए नए कंपाउंड हैं, इसलिए ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए तो इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आप देखिए इस सब्सटेंस को जो है आइडेंटिफाई कीजिए, और ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है और ये सब्सटेंस जो है रिड्यूस्ड भी हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन को मतलब देखते हुए बनाना है। जैसे 4Na जो है सॉलिड है और O2 जो है गैस है, तो क्या दिया है रिएक्शन करने के बाद, तो 2Na2O दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। अब सोडियम क्या किया, रिएक्ट किया है, ऑक्सीडाइज कर गया है किसके साथ, तो ये ऑक्सीडाइज कर गया है क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। अब गेन कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को घटा दिया है और सोडियम को मतलब सोडियम जो है उसको ऑक्सीजन से गेन कर लिया है। ठीक, ऑक्सीडाइज करने के बाद, तो इसलिए ये मतलब है। अब CuO जो है ये भी सॉलिड है और H2 जो है गैस है, आपको तो पता ही है। ठीक, तो Cu जो हो गया सॉलिड हो गया और H2O जो है लिक्विड है। ठीक, तो CuO H2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या दिया, CuS प्लस H2OL दिया, मतलब कि लिक्विड, L मतलब S मतलब सॉलिड। तो देखिए ये जो है कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, ये जो है कॉपर को रिड्यूस्ड कर रहा है। ठीक, और जबकि हाइड्रोजन को क्या कर रहा है कि ऑक्सीडाइज करवा रहा है वाटर से, इसलिए ये हुआ है।
अब ऑक्सीडेशन एक मतलब कि क्या होता है, तो ये आपको जानना पड़ेगा डिटेल में, तब जाके आप ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड क्या होता है समझिएगा। आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन, और उसके बाद जो है आप पढ़े होंगे कि रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। इसमें करा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। करे कि कौन से स्टेटमेंट्स है जो रिएक्शन के बारे में नीचे जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है। देखिए पीबी का मतलब होता है लेड, जिसको लेड बोलते हैं, ठीक, लेड होता है ये। अब लेड जो है ऑक्सीजन है, करा कि PbO हो गया, तो 2PbO दिया, मतलब Pb भी 2 है और O भी 2 है, इसीलिए 2 कॉमन हुआ तो 2PbO हो गया। और इसमें कार्बन जो है ये भी सॉलिड है, तो इसके साथ रिएक्ट करता है तो गिव राइज टू मतलब क्या देता है, तो 2Pb देता है, सॉलिड ये भी है, और CO2 गैस देता है, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है मतलब कि नीचे जो है गलत दिया हुआ है। तो लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अब कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और डी में करा कि लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए और बी सही है, या ए और सी सही है, या ए बी सी सही, या पूरा सही है। तो देखिए हम बताते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि देखिए ए में क्या करा है कि लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो देखिए तो लेड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है ना। और उसके बाद बी में क्या करा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो सिंपल सी बात है, एक रिड्यूस्ड हमको पता चल गया तो दूसरा जो ऑक्सीडाइज भी पता हो गया, तो वही चीज़ है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि Fe2O3 के साथ जब 2Al जो है रिएक्ट करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe देता है। तो इसको कह रहा है कि द अबव रिएक्शन, ऊपर में जो रिएक्शन दिया हुआ है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा है बताना है आपको। तो देखिए Fe2O3, अब Fe जो था ना वो हट गया और यहाँ पर Al2 आ गया, ठीक, उसके बाद O3 आ गया। अब यहाँ से Al हट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2Fe आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो आप बताइए कौन सा रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज कर लिया, इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, ठीक, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक करा कि क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट मतलब कि बहुत कम रहे, मतलब 100 में 5% 10% एसिड की मात्रा पाया जाए, ठीक, तो उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ आयरन फिलिंग किया, मतलब आयरन भी डाला हुआ, तो आपको करेक्ट आंसर मतलब देना है कौन सा होगा, तो और बताना है कि क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, ए में ये बोल रहा है। बी में कह रहा है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, बी में बोल रहा है। सी में कह रहा है कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सी में कह रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर डी में कह रहा है कि आयरन साल्ट और वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन साल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो पहला वाला सही है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला सही है, क्यों सही है तो सुनिए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है प्रोड्यूस्ड हो रहा है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आयरन फिलिंग है, तो आयरन के बात हो रहा है और HCl के बात हो रहा है, Fe और HCl का बात हो रहा है, वो भी कैसा है, डाइल्यूट। तो देखिए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है जब रिएक्शन हो रहा है, नहीं हाँ, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड
जब ये रिएक्शन हो जा रहा है तो ये देता है हमको। क्यों? क्योंकि Fe को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए 2 हाइड्रोजन गैस भी होगा। यहाँ पर 2 इसलिए लगा कि ये मतलब कि दिखा रहा है कि ये जो है डाइल्यूट है, तो 2HCl, ठीक, Fe प्लस 2HCl। तो देखिए ये क्या देगा, FeCl2 देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो 2HCl क्या एक्वस सॉल्यूशन था, इसीलिए 2 वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। बैलेंस किया तो फिर FeCl2 प्लस H2 आया रिएक्शन करने के बाद। कह रहा है कि 4 में क्वेश्चन में कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब कह रहा है कि भाई हम क्या बार बार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, आखिर ये होता क्या है और क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, ठीक। तो आप देखिए इसी को समझना है। आंसर में है कह रहा है कि अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए रिएक्शन कोई होता है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, मतलब दोनों साइड, तो वो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं, ठीक। अगर इक्वल नंबर में एटम हो तब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, तो इसीलिए हम उसको इक्वल करते हैं ना दोनों साइड। अब देखिए एक साइड होता है आपका, अब 2 साइड होता है, एक प्रोडक्ट साइड होता है, एक रिएक्टेंट साइड होता है, तो दोनों साइड जो है बैलेंस्ड होगा तब जाके हम बोलेंगे। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप देखिए समझिए क्यों होता है, क्यों करना चाहिए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये बताता है कि जो मास है उसको ना ही जो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। अब जो मास है वही मास रहेगा, ठीक। इसलिए हम केमिकल रिएक्शन में इस चीज़ को लाते हैं, ठीक। और टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो जो है बराबर होना चाहिए टोटल मास जो है प्रोडक्ट का उससे, ठीक। रिएक्टेंट का जो है टोटल बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट वाले मास के साथ। दोनों का जब बराबर होगा तब जो है हम कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि टोटल नंबर जो होता है एटम का हर एक एलिमेंट में से किसी का भी वो इक्वल होता है दोनों साइड में केमिकल इक्वेशन में। इसलिए इट इज़ फॉर दिस रीज़न डैट केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड। इसीलिए जो है यही कारण है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना चाहिए, ठीक, बैलेंस करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। कह रहा है कि इसको ट्रांसलेट करना है, इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करना है, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। हाइड्रोजन गैस जो है ना वो किसके साथ कंबाइन किया है, नाइट्रोजन के साथ। तो अब देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिलता है तो सिंपल सी बात है कि अमोनिया बनाएगा। तो वही कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो एमोनिया बनाएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब जलाते हैं हवा में तो जो है हमको वाटर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ठीक। तो सिंपल सी इसमें भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जलाएंगे हवा में, O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको जो है पानी देगा, H2O देगा और क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा, ठीक, SO2 देगा। लेकिन इसको बैलेंस भी करना है। फिर कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। हाँ, प्रिसिपिटेशन क्या होता है आप जानते हैं, जो पूरा गढ़ा कट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, ठीक है, ठीक, प्रिसिपिटेशन उसी को कहते हैं। देखिए तो क्या होता है कि बैरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है
तो एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है, और एक प्रेसिपिटेट मतलब बैरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट की तरह रहता है, मतलब कट लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। दही कैसे जम जाता है पूरा, उसी तरह से बैरियम सल्फेट भी जम जाता है। ठीक, कह रहा है कि डी में कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ, पोटेशियम मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही न देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो वही इसको अब लिख दिया है, जैसे H2 को N2 के साथ रिएक्शन करवाएं, तब इसमें इधर में बैलेंस करने के लिए 3H2 हो गया। 3H2 को जब N2 के साथ करवाएं तो 2NH3 दिया। अब 2NH3 जो होता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अब H2S जो होता है, ये जो है इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं। ठीक, तो 2H2S इधर ले लेंगे और इधर 3O2 लेंगे बैलेंस करने के लिए। अब बैलेंस करने के लिए ले लिए, अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2O हो गया, इधर 2H2 ले लेंगे क्योंकि H2 4 बार है। ठीक, तो इसीलिए फिर O एक 2 बार है, तो इसलिए O2 भी कॉमन वाला से मल्टीप्लाई हो तो 2 हो गया। अब 2SO2 लेंगे, इसमें 2 जो है सल्फ़र है और ऑक्सीजन कितना 4 है, तो O2 इधर लेंगे तब ना 4 होगा। सी में कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड को ले लिए तो 3BaCl2 लेंगे और फिर एल्युमिनियम सल्फेट बोला है तो Al2SO4 का होल थ्राइस लेंगे। ये एक सॉल्यूशन है दोनों। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 हो जाएगा। ठीक, यही 3BaSO4 जो होता है कर्ड लाइक स्ट्रक्चर वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। डी में कह रहा है कि पोटेशियम को वाटर के साथ मतलब किए तो देखिए वाटर हाइड्रोक्साइड किए तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ किए हैं। ठीक, इसलिए जो है 2K हो जाएगा प्लस 2H2O हो गया, तो 2KOH देगा, H2 भी देगा, निकालेगा। तो इसको खाली बैलेंस करना था, बाकी कुछ नहीं है। फिर कह रहा है कि 6 क्वेश्चन में कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ए जो है उसमें कह रहा है कि HNO3 अब प्लस CaOH2 है। अब इक्वेशन क्या देगा, तो Ca हो जाएगा, Ca के पास चल जाएगा NO3, अगर उसका होल ट्वाइस हो जाएगा और H2O देगा, वाटर देगा, तो इसलिए फिर NaOH जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो Na2SO4 प्लस H2O देता है। ठीक, और फिर NaCl प्लस AgNO3 जो है उसके साथ रिएक्ट करता है तो AgCl प्लस NaNO3 देता है। BaCl2 प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होता है तो BaSO4 प्लस HCl देता है। ठीक, तो देखिए वही चीज़ को बैलेंस कर दिया है, सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, सिर्फ बैलेंस करना है बस। इधर हाइड्रोजन जितना है पूरा इधर ये रिएक्टेंट के साइड, उधर प्रोडक्ट के साइड उतना आपको करना है। आप कैसे कीजिएगा, दिमाग लगा करना है। ठीक, जैसे देखिए 2HNO3 यहाँ हो जाएगा, अब प्लस में CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए Ca हो गया, NO3 भी हो गया। ठीक, और उसका होल ट्वाइस, तो O ये हो गया, N2 हो गया, O6 हो गया ना, उधर भी था इधर भी हो गया। अब 2H2O मतलब हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए 2H2O। और फिर 2NaOH प्लस H2SO4, तो इधर क्या होगा, रिएक्ट बैलेंस करेंगे तो Na2SO4 प्लस 2H2O होगा। ठीक, आप दिमाग लगाइएगा खुद अपने से लिख कर नोटबुक पर, और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब हो जाएगा। NaCl जो है AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl हो जाएगा और NaNO3 हो जाएगा। ठीक, BaCl2 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देगा, BaSO4 प्लस 2HCl देगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH है, COH है। ठीक, CaOH2 इसको बोल सकते हैं। और जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा,
तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर देगा, तो इसमें सापा सापी बोला है। तो CaOH2 को जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो CO3 दिया और प्लस में H2O दिया, तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखा है नीचे में। फिर जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएं तो देखिए नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 और सिल्वर का होता है Ag और गोल्ड का होता है Au। तो जिंक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब Zn प्लस 2AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag देगा, ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर देगा। सी में है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाइए तो क्या देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर देगा। मतलब कि 2Al प्लस 3CuCl2 को जब रिएक्ट करवाएं तो और उसके साथ इसका बैलेंस किए तो 2AlCl3 प्लस 3Cu देगा। अब देखिए बैरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, BaCl2 हो गया बैरियम क्लोराइड और K2SO4 हो गया पोटेशियम सल्फेट, ठीक। तो क्या दिया, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2KCl देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। देखिए तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है और ये इक्वेस सॉल्यूशन है, हिंट में दे दिया है। उसके बाद बेरियम आयोडाइड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। जब रिएक्ट किया तो क्या दिया, पोटेशियम आयोडाइड देगा, ये भी एक्वस है, और बेरियम ब्रोमाइड देगा, ये सॉलिड है। तो इसका हो जाएगा 2KBr, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और BaI2 ये भी एक्वस सॉल्यूशन हो गया। दोनों रिएक्ट किया तो 2KI एक्वस सॉल्यूशन प्लस BaBr2 सॉलिड, ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण हुआ। फिर बी में कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट ये सॉलिड है और उसको हमको जो है क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाना है। तो जिंक कार्बोनेट को मतलब दो रिएक्टेंट जो है एक में आ जाता है, मतलब दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक रिएक्टेंट से दो जो है प्रोडक्ट आता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जिंक कार्बोनेट और जो है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया है जो। तो देखिए जिंक कार्बोनेट को क्या लिखेंगे, ZnCO3। अब रिएक्ट करके क्या दिया है, क्या देगा, मतलब इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज़ से होगा, तो ZnO प्लस CO2 होगा, तभी ना O2 उधर होगा, O इधर होगा, तो O2 और O3 हो गया, तो वही CO3 हो गया उधर, और Zn तो Zn, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और सी में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है और क्लोरीन गैस जो है रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देता है। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। इधर देखिए H2 गैस प्लस Cl2 गैस को रिएक्ट करवाइए, तो करवाइएगा तो एक प्रोडक्ट दे रहा है ना, एक ही में दे रहा है ना, ज़्यादा नहीं दे रहा है ना, 2HCl, बस इतना ही, एक ही प्रोडक्ट दिया, तो ये भी गैस ही होगा। और 2 इसलिए कि दोनों में 2 है लगा हुआ है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। आप देखिए इधर कह रहा है कि मैग्नीशियम जो सॉलिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन जो है गैस, तो वो देता है। तो ये जो होगा ना Mg जो है 2HCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो MgCl2 प्लस H2 देगा। इसमें क्या हुआ कि Mg जो है Cl के साथ हो गया, तो इसमें डिस्प्लेस कर गया ना, तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। देखिए आपको हम ये चूना वाला जो बोले थे ना, ठीक, तो एक इसमें भी एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे देखिए केमिकल रिएक्शन कह रहा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब समझाना और एग्जाम्पल देकर। तो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता हो, और किस चीज़ के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और साउंड के फॉर्म में, ठीक। मतलब किस चीज़ के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता हो, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या
साउंड के फॉर्म में, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे चूना वाला में क्या दिया था, हीट दिया था, ठीक, तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक तरह से, उसको वो भी एग्जांपल ले सकते हैं। या एग्जांपल और भी इसमें एक दिया हुआ है, जो मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल साल्ट। जैसे देखिए Na प्लस हाफ Cl2 लेंगे, मतलब कि क्लोराइड जो रहेगा वो हाफ रहना चाहिए, तो क्या देगा, NaCl देगा, आप प्लस में 411 किलो जूल का एनर्जी देगा। मतलब समझ में आया। तो जो एनर्जी दे, मतलब कि उसको भी ये क्या किया कि ये जो है टेबल साल्ट बना दिया, तो ये जो है एनर्जी को रिलीज किया हुआ है और ये इस तरह के फॉर्म में लाया है, तो इसलिए ये जो है एग्जांपल में इसको ले लिए। Na प्लस हाफ Cl2 को रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl देगा, प्लस में 411 किलो जूल एनर्जी देगा। दूसरे वर्ड में अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक, क्योंकि ये क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देखिए ये क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो रहता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि देखिए ये क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जितना मतलब उसको एनर्जी को ज़रूरत पड़ता है उसी ऑर्डर में जो है वो प्रोसीड करता है, ठीक, इसीलिए जो है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और जितना एनर्जी का ज़रूरत है उतना ही ऑर्डर में वो प्रोसीड करे, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, फिर से सुनिए, लेकिन कह रहा है कि एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करे, मतलब अपने अंदर ले ले, एनर्जी को बाहर ना निकले। अब चूना में डालेंगे तो एनर्जी क्या होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन जो एनर्जी को अंदर ले ले, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले, तो वो और उतना ही करे जितना एनर्जी का रिक्वायर हो रहा है ऑर्डर में, ठीक, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। जैसे एग्जांपल में एक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें देखिएगा कि प्लांट को जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है और वो सनलाइट के मदद से और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है और वाटर से और ये सब से ग्लूकोज और ऑक्सीजन करता है, ठीक, क्या देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब ये कन्वर्ट करके क्या देता है, सनलाइट की हेल्प से ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। जैसे 6CO2 गैस है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में 6H2O ये तो वाटर है, और सनलाइट के हेल्प मिल जाए, सनलाइट प्रेजेंस रहे, तो क्या देगा, C6H12O6 देगा। ये तो एक्वस सॉल्यूशन, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, और 6O2 गैस देगा, ये तो ऑक्सीजन वाला है। तो ये क्या कर रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम इसको अंदर में ये होता है, अंदर ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, आप समझिए याद करने के लिए, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर, करेक्ट, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, क्यों रेस्पिरेशन को जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन लोग जो है मानते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, एनर्जी किस लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, कि क्यों रिक्वायर करते हैं हम लोग एनर्जी का, तो हम अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। जैसे एनर्जी हमारे बॉडी में जो ऑब्टेंड होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं उससे क्या होता है कि डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड का, और उसको जो है हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक। तो जो टूट जाता है तो वो ग्लूकोज की, मतलब कि सच एज ग्लूकोज वो हो जाता है, ठीक। आप ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कीजिएगा ना, तो सेल में जो है एनर्जी, सेल में कीजिएगा तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ प्रोवाइड कीजिएगा तो क्या करेगा, सेल में जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो स्पेशल नेम इसका दिया गया है इस तरह के रिएक्शन का, जो नाम क्या है इसका, कंबशन रिएक्शन। क्या नाम दिया है, कंबशन रिएक्शन। और इसलिए ये एनर्जी जो है पूरे प्रोसेस को मतलब कि करता है, और ये इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। एनर्जी देता है हम लोगों को बाहर, अंदर शरीर में, लेकिन ये जो है बाहर मतलब
एक्सो बाहर प्रोसेस से ये हो रहा है, तो इसलिए ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसमें लग रहा है। जैसे C6H12O6 है और 6O2 है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये सब पहले वाले में समझाए थे ना। तो वो इंडोथर्मिक, इसको हम लोग यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या बोले थे, इंडोथर्मिक बोले थे ना, ठीक। लेकिन अब यही जो है इस तरह से मतलब है, तो वो जो है एक्सोथर्मिक भी मतलब प्रोसेस बोल दिया जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है, प्रोसेस बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, गलत हो जाएगा। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, प्रोसेस कर रहा है, इसका प्रक्रिया है ये, ना कि बल्कि ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो एनर्जी देगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट कहते हैं, लिखो इसका इक्वेशन, ठीक, रिएक्शन के लिए। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वे ऐसे मतलब रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड जो है ब्रेक करते हैं, कंपाउंड को जो है ब्रेक करते हैं, दो या उससे ज़्यादा मतलब कि सब्सटेंसेस जो रहते हैं उसको उस तरह के ब्रेक करके उस तरह के फॉर्म में वो लाते हैं हम लोग। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रहते हैं तो सबको क्या करता है, ब्रेक करके एक तरह के उसको हम लोग लाते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है ना सोर्स ऑफ एनर्जी को से प्रोसीड होता है, ठीक है। जिस तरह के सोर्स रहेगा ना एनर्जी को प्रोसीड करने का, उस तरह से रिएक्शन होगा। और ये जो होता है कह रहा है कि ये जो है इसका एग्जैक्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक बात ध्यान में जान लीजिए, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में जो है कंबाइन करके करता है, इसलिए जो है एक नया सब्सटेंस हम लोगों को देता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि AB जो है और एनर्जी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या देगा, A प्लस B देगा, ठीक, क्योंकि A और B जो रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, AB प्लस एनर्जी देगा, और क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप 2H2O ले लिया, अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मतलब करते हैं, तो H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। अब बैलेंस किया हुआ है तो इसलिए 2H2 प्लस O2 दिया है, दोनों गैस नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कह रहा है कि AB प्लस माने A और B को रिएक्शन करवाएं तो AB प्लस एनर्जी दिया। अब देखिए ये एक मतलब कि प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। अब एक प्रोडक्ट से अलग अलग में किए थे तो AB प्लस दिया था, AB और एनर्जी को रिएक्शन करवाएं तो AB दिया, तो अलग अलग किया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ दे रहा है, तो इसलिए जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कहता है, इसका क्या डिफिनेशन है कि कोई दो रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में दें, तो वही चीज़ ना कर रहा है कि A और B जो है दोनों रिएक्ट किया तो AB दिया और साथ में एनर्जी भी देगा, लेकिन दिया एक ही चीज़ ना, लेकिन वो एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। तो 2H2 प्लस O2 दोनों गैस है, इसको भी अगर करते हैं तो ये जो है क्या देगा, 2H2O प्लस एनर्जी देगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि एक इक्वेशन मतलब कि लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जहां एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में, लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हीट देता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन में आप कहते हैं। जैसे 2FeSO4 है, इसको हीट के साथ मतलब रिएक्शन करवाएं तो ये जो है हीट देंगे, मतलब 2FeSO4 में जब हीट देंगे आयरन सल्फेट को, तो जिसको फेरस सल्फेट भी बोला जाता है क्योंकि 2 है, तो ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके क्या हो जाएगा,
फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, मतलब कि Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 देगा। ठीक, डिकम्पोजिशन लाइट के द्वारा देखिए डिकम्पोजिशन, जैसे 2AgCl है, जब इसको लाइट के साथ मतलब लाइट देंगे तो क्या करेगा कि ब्रेक करके दो फॉर्म में करेगा, 2Ag जिसको सिल्वर बोलते हैं और Cl2 गैस जिसको क्लोरीन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन अगर करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तो देखिए 2Al2O3 को करवाते इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो टूट के अलग अलग में हो जाएगा। पहले तो 4Al में हो जाएगा और जिसको एल्युमिनियम बोलते हैं ये सॉलिड में रहेगा, और 3O2 गैस हो जाएगा जो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ आते हैं। करा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब देखिए कह रहा है कि डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में, और उसका इक्वेशन जो है रिएक्शन के साथ में मतलब लिखना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, और लेस रिएक्टिव को भी मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है उसको रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के तरफ कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, यही चीज़ करता है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट नाम बोला है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को। ठीक, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर वाला रहेगा वो कम वाले को हटा देगा, इसलिए ज़्यादा जो रिएक्टिव जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करता हो ऐसा एलिमेंट तो क्या करेगा, कम जो रिएक्ट करता है उसको हटा देगा, उसको मतलब रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पर चल जाएगा। और जाने के बाद एक कंपाउंड के और ये कंपाउंड से ही होता है, कंपाउंड के फॉर्म से ही होता है। कह रहा है कि जैसे A+BX है। आप देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, यहाँ पर क्या हो गया AX हो गया, वहाँ डिस्प्लेस कर दिया, आप प्लस में B हो गया। A क्या हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव था B से, A क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था B से। और वही जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं तो दो या एक ग्रुप ले लेते हैं एटम का, दो एटम्स या एक एटम का ग्रुप ले लेते हैं, तो देखेंगे कि क्या होगा कि वो जो है उसको स्विच करा देता है, मतलब कि उसको प्लेस करवा वहाँ से हटा के एक नया कंपाउंड बना देता है। ठीक है, स्विच प्लेसेस करवा देता है, मतलब उस जगह से हटा एक नया कंपाउंड बना देता है, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेस, एक नया कंपाउंड जो बनाते हैं। जैसे AB प्लस CD, तो AB है और CD है, तो क्या हो गया AD के साथ चल गया। AB जो है तो AD क्या हो गया, D के साथ चल गया, और C जो है B के साथ चल गया। जैसे एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखिए CuSO4 जो है Zn के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्लस में Cu देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए Na2SO4 जो है एक्वस सोल्यूशन है, और BaCl2 जो है भी एक्वस सोल्यूशन, दोनों करेगा रिएक्ट तो क्या देगा BaSO4 सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड में देगा क्योंकि प्रेसिपिटेट बनाएगा, और 2NaCl देगा एक्वस सोल्यूशन है। 14 क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal, write down the reaction involved। मतलब सिल्वर का रिफाइनिंग किया जा रहा है, सिल्वर के रिफाइनिंग में देखेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन जो है सिल्वर जो है रिकवरी हो जाता है। ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व्ड होगा तभी, और वो भी कॉपर मेटल के द्वारा। तो इसका एक रिएक्शन को मतलब नीचे में इन्वॉल्व करना था, देखिए क्या इन्वॉल्व किया हुआ है। देखिए जैसे 2AgNO3 है,
Cu है, सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर है, दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या दिया, CuNO3 देगा, होल ट्वाइस देगा, एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, और 2Ag देगा, ये सॉलिड में रहेगा, मतलब कॉपर नाइट्रेट सिल्वर देगा। सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर नाइट्रेट हो गया, ठीक है, उसमें कॉपर था तो इसमें सिल्वर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ, ये जरूरी था, पूछता है। और एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, क्यों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बताना, समझाना और एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। तो आपको बेरियम सल्फेट वाला जो एग्जाम्पल है वो भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं जिसमें, ठीक, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है, और उस तरह के फॉर्म में ला देता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, मतलब कट लाइक स्ट्रक्चर, कट कैसे जम जाता है दही, उसी के इसीलिए जो है इसको जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na2CO3 एक्वा सोल्यूशन में है और CaCl2 ये भी एक्वा सोल्यूशन है, दोनों जब रिएक्ट करेगा तो CaCO3 सॉलिड बना देगा। देखिए ये बनाया ना सॉलिड, तो ये जो है क्या है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, और 2NaCl एक्वस में है, मतलब सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट में है, देखिए है ना, इसलिए इस प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, यही प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, तो Na2SO4 को ले लीजिए और BaCl2 के साथ रिएक्शन करवा दिए, दोनों एक्वस में है, तो BaSO4 बनाएगा तो इसमें बेरियम सल्फेट जो रहेगा वो रहेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और 2NaCl जो रहेगा सोडियम क्लोराइड, तो इसमें देखिए बेरियम सल्फेट जो है BaSO4 जो है ये प्रेसिपिटेट है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ऑक्सीडेशन, अब देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल इज। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये समझा रहा है। तो ए में कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीडेशन जब होता है ना तो ये ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है, पा लेता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल CO2 + H2, ठीक, C एक है, O2 कितना है 2 है, और H2 कितना है, H कितना है 2 है। C एक है, O कितना है 2 है, H कितना है 2 है। रिएक्शन करवाए ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन बना देगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, सुनिए, ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को गेन करे, ठीक, उसको कहेंगे। तो इसमें CO हो गया, CO हो गया, इसमें क्या किया कि CO हो गया तो एक O यहाँ हो गया, और फिर H2O हो गया, तो इसमें भी O रह गया और इसमें भी O रह गया, तो O एक बार है और O एक बार है, तो 2 बार हो गया, C एक बार, H2 2 बार है, तो 2 H जो है 2 बार है, तो 2 बार है, तो वही चीज़ को किया, तो यही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन कहला गया। ऑक्सीजन का एडिशन हो, C के साथ भी एडिशन हुआ और H के साथ भी एडिशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। Cu + O2, आप देखिए दोनों में काम, अब दोनों एक बना देगा, ये भी गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन को गेन कर ले रहा है। जैसे 2Cu है तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं ना है, अब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए O2 के साथ, तो Cu के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो गेन ना कर लिया, पा लिया ना, उसको मिल ना गया, तो इसीलिए जो है गेन ऑफ ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये फर्स्ट का जो रह गया। अब इसमें हम बता रहे फर्स्ट में जो है यहाँ H2 जो है ये H2O के रिएक्ट इक्वेशन में जो दिया है, तो यहाँ पर H2 जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि H2 के साथ देखिए O लग गया है, H2 के साथ O लग गया, वाटर बन गया है, और C के साथ भी O लगा,
लेकिन H2 के साथ नहीं था, लेकिन लग गया, एडिशन हो गया, तो इसीलिए जो है फर्स्ट का H2 जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज भी समझ गए, ऑक्सीडेशन भी आप समझ गए, ठीक। और Cu जो है इसमें Cu के साथ नहीं था, तो हम बोले थे ना कि इसके साथ जुट गया, एडिशन हो गया इसका, तो CuO हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, Cu जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, Cu इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO, ठीक है। अब रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, अब इसी को हम मतलब समझा रहे हैं, लॉस ऑफ जो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो जाओ, घट जाना, उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। या ऑक्सीजन को हटाना या घटना एक ही चीज़ है। जैसे CO2 प्लस H2 है, तो इसमें CO हो गया, अब प्लस H2O हो गया, मतलब यही वाला एग्जाम्पल को मतलब इधर पलट के किया, उल्टा करके किया। CO2 ले लिया और H2 ले लिया, दोनों के साथ देखिए, C के साथ O2 है और H के साथ भी 2 है, H के साथ O नहीं है, तो इसमें C के साथ भी O हो गया और H2 भी हो गया। लेकिन यहाँ देखिए CO2 था ना, तो इसमें से एक ऑक्सीजन को हटाया है, रिमूव किया है, और उसको दे दिया, किसको, H2 के दिया है, तो अब तभी ना उसके पास O गया, तो ये रिडक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो CO2 जो है H2 के साथ रिएक्शन किया, तो CO प्लस H2O हो गया, हटाया तो CO जो है, तो फर्स्ट वाले में CO2 जो है क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है, CO2 से CO हो गया, 2 बार ऑक्सीजन था तो एक के बार अब हो गया। अब CuO जो है H2 है, इसको हीट देकर जब करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से O हट गया, Cu में से O हट के H के पास चल गया, तो इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन है। CO जो है रिड्यूस होकर Cu हो गया है, कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। कह रहा है कि एक चमकने वाला एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है जो X है, ठीक, और एयर में उसको हीटिंग किया जा रहा है, ठीक, और वो ब्लैक कलर में आ जाता है हीटिंग करने पर, तो उस एलिमेंट X जो है वो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बना रहा है वो क्या है, तो X जो है वो कॉपर है, ठीक है, क्या है, कॉपर है, क्योंकि ब्लैक कलर का कंपाउंड जो है कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है, ये रिएक्शन का इक्वेशन, ये रिएक्शन जो है इसके इक्वेशन में मतलब इन्वॉल्व है। अब देखिए, तो हीट करके मतलब कि कॉपर को यहाँ दिखा रहा है क्या, कि देखिए 2Cu था, O2 था, तो इसको हीट किया तो 2CuO हो गया, ये शाइनी ब्राउन कलर का था 2Cu, ठीक, ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर में हो गया। अच्छा, एक तांबा नहीं देखते हैं, अच्छा ये क्या कहते हैं इसको, ब्रॉन, हाँ क्या कहते हैं, कॉपर नहीं देखते हैं, नया में खरीदता है तो रेड टाइप का थोड़ा रहता है, और वही कुछ दिन पुराना हो जाता है, हवा में रहता है बाहर, तो थोड़ा काला उसमें आ जाता है कलर, तो वही चीज़ तो है। 18 क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन 18 में कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल्स, क्यों हम लोग को आयरन के पार्टिकल्स पर पेंट करना चाहिए। तो आयरन के पार्टिकल्स को पेंट करना चाहिए, पेंट मतलब किया जाता है क्योंकि ये जो है रस्टिंग होने से बचाता है। और रस्टिंग क्या होता है समझ में, देखिए रस्टिंग और कोरिजन, रस्टिंग सिर्फ आयरन में ही होता है, ठीक है, और कोरिजन सब में होता है, ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन रस्टिंग सिर्फ आयरन में ही होता है, जिसको बोलता नहीं कि जंक लग गया, गांव में बोलता है सब, तो वही रस्टिंग उसको बोलते हैं, ठीक। जब पेंट उसमें कर देते हैं, आयरन के पार्टिकल के साथ में पेंट मतलब हो जाता है, और मॉइस्चर एयर मतलब रहे भी तो कुछ नहीं कर पाएगा उसका, ठीक, क्योंकि रस्ट से वो बचाता है, ठीक। लेकिन वही जब ऑक्सीजन रहे
मॉइस्चर रहे, मतलब पानी रहे, एयर में पानी बना हुआ रहे, नमी रहे, तो वो जो है आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन को ख़राब कर देता है, इसलिए पेंट किया जाता है और ये ज़रूरी होता है। और सिर्फ रस्टिंग आयरन में अधिक मतलब देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ऑयल एंड फैट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई? जैसे देखिए कोई ऑयल या फैट जो रहता है उस तरह के सब्सटेंस, जैसे ऑयल वाले चीज़ या फैट वाले जो कोई चीज़ रहता है, ऑयल वाला तो फैट उसमें होगा, तो उस तरह का कोई फूड आइटम जो रहता है वो फ्लश्ड होता है, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। क्यों? जैसे देखिए कुरकुरे ये सब का पैकेट होता है ना, कोई चिप्स उप्स का पैकेट रहता है, कुरकुरे का नहीं, चिप्स का, देखिए चिप्स का पैकेट जो रहता है, लेज जो रहता है ना, लेज के चिप्स का पैकेट, तो उसमें देखिएगा कि वो जो होता है भरा हुआ रहता है, कुछ हवा पूरा फूलल रहता है। तो क्यों फूला हुआ रहता है पता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्यों? तो सुनिए नाइट्रोजन गैस क्यों भरा रहता है। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्या है? एक इनर्ट गैस है और ये आसानी से रिएक्ट नहीं करने देता है कोई सब्सटेंस के साथ। अब जैसे देखिए रिएक्ट करने का मतलब क्या है, हवा के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि हवा लग गया, नहीं बोलता कि हवा लग गया, ख़राब हो गया, बिस्किट में हवा लग गया, ये हो गया, तो नहीं बोलता, वही चीज़ है। अगर दूसरे तरीक़ा से देखा जाए तो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है कोई फूड सब्सटेंस के साथ तो वो रैंसिड बनाता है। क्या बनता है? रैंसिड। और रैंसिड बहुत ख़राब चीज़ होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा उसमें पॉइजनस वाला चीज़ आ जाता है क्योंकि रिएक्ट कर लिया इसलिए। ठीक है, एक एसिड की टाइप से फॉर्म में आ जाता है। 10 बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। इसलिए जो है मतलब बैग जो है उसको, उस तरह के बैग को जो है, उस तरह के पैकेट के जो है मतलब कि नाइट्रोजन के साथ भरा हुआ रहता है। विदेश में भी पैकेट में बहुत सारा सामान भेजा जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो रहता है वो ऑक्सीजन को अंदर आने, रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। अब पैक रहेगा तो ऑक्सीजन आएगा नहीं, उसमें नाइट्रोजन आएगा तो खराब होगा नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तो खराब हो जाएगा, उसके प्रेजेंस में रहेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं रहता है कोई पैक के अंदर, कोई पैकेट के अंदर, तो रैंसिडी जो रहता है तेल का या कोई फैट का जो फूड आइटम में कंटेन है वो एवॉइडेड हो जाता है। ठीक है, मतलब नहीं होता, उसको एवॉइड कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरिजन क्या होता है? देखिए कोरिजन का बात बोले थे ना, आ गया कोरिजन। डेंसिडिटी क्या होता है? आ गया। देखिए कोरिजन और डेंसिडिटी, ये देखिए कोरिजन जो है एक प्रोसेस है, डिफाइन कर रहे हैं, एक प्रोसेस है जहाँ मटेरियल जो है यूजुअली मेटल का हम लोग करते हैं। किस तरह के मटेरियल का हम लोग करते हैं? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मटेरियल का यूज़ किस चीज़ का किया जाता है? मेटल का किया जाता है। और इसका डेटरॉइट एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ एयर। अब इसके एयर के साथ में केमिकल रिएक्शन के साथ में देखेंगे और मॉइस्चर और केमिकल के साथ। ठीक, क्या करता है कि ये जो है, अब देखिएगा तो एयर और मॉइस्चर या कोई केमिकल्स ये सब के साथ जो रिएक्ट कर जाता है। और भी बहुत सारा ऐसा कारण होता है कोरिजन होने का। ये एक प्रोसेस है जो मटेरियल जो है हम लोग यूजुअली मेटल के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कोई मेटल में कोरिजन ना लगे, जैसे जंक ना लगे। अब आयरन को नहीं बोलेंगे क्योंकि आयरन जो है रस्टिंग है। ठीक है, वो सिर्फ जो ऑक्सीजन और मॉइस्ट के प्रेजेंस में रहता है तब होता है। ठीक है, रस्टिंग वाला। लेकिन कोरिजन में क्या है? एयर, मॉइस्चर, केमिकल और भी बहुत सारा चीज़ें सब के प्रेजेंस में हो जाता है। खास करके देखिए कोई मेटल या आयरन, अब जैसे एग्जांपल आयरन, आयरन जो मॉइस्चर में प्रेजेंट रहता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो रिएक्ट करता है तो ये जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो आयरन जो करता है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, वो जो रहता है। जंक का ये फार्मूला देख लीजिए, जंक का ये फार्मूला है। जंक जो लगता है, रस्ट लगता है ना आयरन में, ये जो आयरन ख़राब करता है,
लोहा को ख़राब करता है, उसका फार्मूला है 4Fe + 3O2 + NH2O। और ये सब के साथ रिएक्शन किया तो क्या देगा 2Fe2O3 N इंटू में NH2O देगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसको बोला जाता है जंग को। ठीक, और एनसीटीटी क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस है, कोई फैट्स या ऑयल ये सब का ऑक्सीडेशन वाला एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें फैट्स या ऑयल्स का ऑक्सीडेशन का मतलब ये करता है। इसमें क्या होता है, आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं कि उसके टेस्ट से, उसके स्मेल से आप बता दीजिएगा। ठीक, जैसे कोई खाना ये में अलग तरह के बैड स्मेल आने लगता है, कोई चीज़ में बैड स्मेल आने लगता है, खाने होने वाला चीज़ में, कोई ऑयली वाले चीज़ में, कोई उस तरह के चीज़ में, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। जैसे कोई चावल हो गया तो चावल को देखिएगा ख़राब हो जाता है, उसमें महक आने लगता है। दाल हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ खाने वाला में है, और भी बहुत सारा है। अचार में शायद नहीं है। ठीक, कभी कभी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बचाने के लिए उसको रखा जाता है, तो उसमें स्मेल थोड़ा अजीब तरह का आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आप उसका टेस्ट और उसके स्मेल से, जैसे स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। अब बटर हो गया, मक्खन को बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा, लंबे समय तक, तो उसका महकना शुरू हो जाएगा, तो ख़राब महकता है, वही स्मेल। उसी तरह के चीज़ को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। बोला जाता है कि बासी हो जाता है कोई चीज़ ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ गांव में सब बोलता है अरुआना, हाँ, खास करके भोजपुरी ये वर्ड है, भोजपुरी लैंग्वेज है, अरुआना उसको बोला जाता है, अरुआ गया नहीं बोलता, वही चीज़ है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब इसीलिए फूड ये सब हो तो उसमें एक ऐसा मतलब कि हो कि टाइट कंटेनर में हो। ठीक, अब कह रहा है कि स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब फूड को जो है फ्रीज में रखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें भी आप जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं बचाने के लिए। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, आप उसमें कोई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए कि वो जो है जल्दी ऑक्सीडेंट ना हो। ठीक, स्टोरिंग फूड इन इन्वायरमेंटल ऑफ नाइट्रोजन। अब फूड को क्या कीजिए कि हमारे इन्वायरमेंट में का जो नाइट्रोजन है उसमें आप स्टोर करके रखिए, इसलिए ना नाइट्रोजन डाला जाता है कि खराब हो। तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त हुआ, और उम्मीद है कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दें, और हमारे कमेंट कर दें, लाइक शेयर कमेंट सब कर दें, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। ठीक, तभी ना आपके लिए हम इस तरह से और भी अच्छा से अच्छा ये वीडियो लेते आएंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से सिर्फ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बाकी और कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे हमारा जो है वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप आराम से हमारा वीडियो को घर बैठ कर देख सकें। और ये एकदम डायरेक्टेड है, ये चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं लड़ गया ना, तो हमको आप जो बोलना बोल दीजिएगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं। ठीक, पूरा एकदम आता ही आता, इसी सब क्वेश्चन में से पक्का रहेगा, उठेगा ही उठेगा क्वेश्चन, एकदम मेरा एकदम गारंटी, एकदम फिक्स है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब यहाँ से वीडियो समाप्त होता है मेरा।